नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है वोल्केनोस मीन्स ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हम लोगों का एक टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए इस चीज को समझना और जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कहते किसे हैं, ज्वालामुखी क्या है। पहली बात पर हम ध्यान देंगे कि ज्वालामुखी क्या है। क्या है ज्वालामुखी? देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यदि ये आपसे पूछा जाए तो इसकी खैर पूछे तो जाते हैं एंट्रेंस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्वालामुखी जब आप पढ़ें तो उसके बारे में जानकारी तो थोड़ी भी तो आपको होनी चाहिए। देखिए, धरातल के ऊपर ज्वालामुखी किसे कहते हैं भाई? तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं कि धरातल के ऊपर जब अचानक लावा, मैग्मा, राख, धुआं, जलवाष्प इत्यादि बाहर निकलने लगे एक विस्फोट के साथ, तो उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि ज्वालामुखी एक पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना होती है। ज्वालामुखी क्या होती है? यह पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना होती है। यह पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना होती है और इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है। क्या होता है? यह पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना होती है, आकस्मिक घटना होती है, अचानक होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक विस्फोट होता है, एक विस्फोट धरातल पर होता है। इसमें एक विस्फोट जो है धरातल पर होता है, बड़े स्तर पे होता है, जिसके बाद लावा, मैग्मा, राख, लावा, मैग्मा, राख, जलवाष्प, धुआं इत्यादि बाहर निकलने लगते हैं, तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया जो है सो ज्वालामुखी कही जाती है। समझ गए? देखिए, ये सब एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है। ज्वालामुखी में जो भी लावा, मैग्मा, राख, जलवाष्प, धुआं इत्यादि निकलते हैं, ये एक किसके द्वारा होते हैं? एक प्राकृतिक नली के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं प्यारे दोस्तों? तो प्राकृतिक नली के द्वारा होते हैं। जो आपको प्राकृतिक नली, जैसे यहाँ पर एक फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि प्राकृतिक नली के द्वारा होते हैं। ये आपका जो नली है रेड लाइन वाला, ये आपके प्राकृतिक नली है, नेचुरल आपकी जो है सो ये प्राकृतिक नली माने जाते हैं। समझ गए? इसे आप क्या कहेंगे? यही आपका प्राकृतिक नली है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये देखिए, आपका ये क्या है? तो प्राकृतिक नली है, प्राकृतिक नली है। समझ गए? एक किसके द्वारा संभव होता है? राख, मैग्मा इत्यादि जो बाहर निकलते हैं, किसके द्वारा? वे प्राकृतिक नली के द्वारा बाहर निकलते हैं, जिसे निकास नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक नली यही है और इसे क्या बोला जाता है? इसे निकास नलिका भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं? निकास नलिका भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक नली या निकास नलिका, निकास नलिका इसे कहा जाता है। मतलब ये जितने भी ज्वालामुखी आप समझे क्या है कि अब पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना, इसमें एक विस्फोट होता है धरातल पर, जिससे लावा, मैग्मा, जलवाष्प, राख इत्यादि धुआं बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते हैं तो ये सब जो निकलते हैं एक प्राकृतिक नली के द्वारा निकलते हैं और इसी प्राकृतिक नली को निकास नलिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? निकास नलिका कहा जाता है। वेंट और निक कहा जाता है। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? वेंट और निक कहा जाता है इसे निकास नलिका। निकास नलिका का मतलब क्या होता है? तो वेंट और निक इसे कहा जाता है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेंट और निक जो है सो निकास नलिका को कहा जाता है, और निकास नलिका आपका यही है, जो रेड लाइन जो आप ये देख रहे हैं यही निकास नलिका है या प्राकृतिक नली यही है आपका। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लावा गैस पृथ्वी पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। ये जितने भी लावा मैग्मा धरातल के अंदर से निकलती हैं, धरातल के अंदर से जितने भी लावा मैग्मा इत्यादि निकलती हैं, ये सब क्या करती हैं, एक छिद्र बनाती हैं जहां से धरातल पर पहुंचती हैं। तो ये एक छिद्र बनाती हैं, यही एक छिद्र है आपका। इसी छिद्र को बोलते हैं प्यार दोस्तों क्रेटर या वीवर। क्या बोलते हैं, वीवर या क्रेटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वीवर या क्रेटर कहा जाता है। तो वीवर या क्रेटर यदि आपसे कहा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि लावा ज्वालामुखी के समय जो लावा और मैग्मा, ज्वालामुखी के समय लावा मैग्मा गैस पृथ्वी पर आने के लिए एक छिद्र बनाते हैं, और इसी छिद्र को वीवर या क्रेटर कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं, वीवर या क्रेटर कहा जाता है। अब लावा मैग्मा वीवर के पास जाकर जमा हो जाते हैं। जो लावा मैग्मा जो होती हैं ये वीवर के पास आकर के जमा हो जाती हैं। क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जमा हो जाते हैं तब एक शंकु के आकार का पर्वतों का निर्माण होता है। शंकु के आकार का पर्वतों का निर्माण होता है। देखिए नीचे मैग्मा है, नीचे मैग्मा मेल्ट है, और मेल्ट मैग्मा जब यहाँ पर नीचे धरातल के अंदर तापमान है, और तापमान होने के चलते चट्टानें भी पिघल जाती हैं और वे जलवाष्प बन जाती हैं और बाहर निकलने के लिए बेताब होती हैं। तो बाहर जलवाष्प भी ज्यादा पाया जाता है, चट्टानें भी मेल्ट हो जाती हैं धरातल के अंदरूनी भाग में, और ये बाहर निकलने के लिए बेताब होती हैं। जहां पर जो परत है धरातल का वो कमजोर पाया जाता है, वहीं पर विस्फोट के साथ ये बाहर निकल जाती हैं। जब बाहर निकलती हैं तो ये प्राकृतिक नली या निकास नलिका के द्वारा बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलने में एक यहाँ पर छिद्र का निर्माण करती हैं। धरातल पर आने के पहले यहाँ पर छिद्र का निर्माण करती हैं, और यही छिद्र कहा जाता है वीवर या क्रेटर कहा जाता है। तो वीवर या क्रेटर जो है, जब बाहर लावा मैग्मा निकलता है तो मेल्ट होकर के मैग्मा तो वगैरह तो सब यहाँ चारों तरफ ये सब फैलने लगते हैं, और फैल करके यहाँ पर जम जाते हैं। और जब जम जाते हैं तो क्या करते हैं, एक शंकु का निर्माण करते हैं, एक शंकु पर्वत का निर्माण करते हैं प्यारे साथियों। किसका निर्माण करते हैं, एक शंकु के आकार का पर्वत का निर्माण करते हैं, और एक शंकु के आकार का पर्वत का निर्माण करते हैं, और इसी शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसी शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, वोल्केनो माउंटेन कहा जाता है, वोल्केनोज माउंटेन इसे ही कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो लावा होता है वह मुख्य नली के दोनों ओर से निकलने लगता है। कभी कभी लावा जो होता है, जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद जो लावा होते हैं वे जो निकास नली होता है, जो निकास नली है इसके दोनों ओर से निकलने लगते हैं। किधर से निकलते हैं, मुख्य नली के दोनों ओर से निकलने लगते हैं। यह मुख्य नली है, और आप देख रहे हैं कि इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है। मीन्स लावा इधर भी निकल रहा है और लावा इधर भी निकल रहा है। इधर भी लावा, इधर भी लावा निकल रहा है प्यारे दोस्तों। तो ये दोनों तरफ लावा कभी कभी निकलने लगता है, मुख्य नली के दोनों तरफ से लावा बाहर निकलने लगती है। जब लावा बाहर निकलता है तो निकलने से क्या होता है कि देखिए यहाँ पर निकला, और निकलने के बाद मेल्ट होकर के देखिए आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेल्ट होकर के यहाँ पर आकर के लावा जम गया, और जम करके जो है सो इसी को गौड़ शंकु कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गौड़ शंकु इसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों। सेकेंडरी कोण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गौड़ को सेकेंडरी और शंकु को कोण कहा जाता है। तो सेकेंडरी कोण का निर्माण होता है या गौड़ शंकु बनता है। याद रखेंगे, सेकेंडरी कोण या गौड़ शंकु का निर्माण होता है। यहाँ पर भी इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे भी हम कहते हैं कि गौड़ शंकु, हम इसे भी कहते हैं, और इसे भी हम गौड़ शंकु कहते हैं, क्योंकि कभी कभी मुख्य नली के दोनों तरफ से लावा मैग्मा इत्यादि निकलने लगती हैं, और निकल करके यहाँ पर ये क्या करती हैं कि जम जाती हैं, और जम करके शंकु का निर्माण करती हैं। इसी को गौड़ शंकु कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं, गौड़ शंकु कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्वालामुखी के कारण की चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोगों ने डेफिनेशन देखा, और ज्वालामुखी के फिगर को भी आप लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी के आप लोगों ने फिगर में भी समझा कि कैसे ज्वालामुखी निकलता है। कभी कभी देखिए जो क्रेटर या वीवर जो है आपका,
ये देखिए ए क्या है, तो ए आपका जो है सो राख है। देखिए ये जो है यह मेघ है ना, ये क्या है, यह मेघ है आपका। जो धुआं वगैरह फैलता, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, जब विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने के बाद उसके मुख पर से जो निकलने वाली, क्योंकि देखिए जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें नियर अबाउट 80% या 85% क्या निकलता है, जलवाष्प ही निकलता है। 80% जलवाष्प ही निकलता है, समझ आ गया। बाकी परसेंट में जो है 20% में आपके लगभग इसमें जो है सो मैग्मा हो गया, आपका राख हो गया, लावा इत्यादि हो गया, ये सब चीजें होती हैं। बाकी 80% जलवाष्प ही इरप्ट होकर के निकलता है प्यार दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब धुआं निकलता है तो चारों तरफ से धुआं पूरा फैल जाता है, और जितने दूर में फैलता है उस दूर के जो वनस्पतियां होती हैं उसके नीचे की वनस्पतियों को भी नष्ट कर देता है। ये जो ज्वालामुखी से निकलने वाली जो धुआं जितने दूर तक फैलता है उतने दूर तक क्या करता है कि वनस्पतियों को समाप्त कर देता है। कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसी तरह से बिल्कुल जलने जैसा वह धरातल बन जाता है, वहां का स्थान बिल्कुल निर्मम हो जाता है, वह पूरा जल जाता है, खत्म हो जाता है चीजें। तो यही आपका नुकसान भी होता है ज्वालामुखी उद्गार से प्यारे दोस्तों। और कभी कभी जो क्रेटर या बीवर देख रहे हैं आप, क्रेटर या बीवर, तो क्रेटर या बीवर एक गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है यहाँ पर। और जब ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, ये देखिए ऐसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक बहुत बड़ा जो छेद हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए ये जो होता है ना, यही आपका ज्वालामुखी क्या होता है, क्रेटर या बीवर इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर या बीवर इसे कहते हैं। अब यहाँ पर यदि इतना बड़ा अगर वो हो जाता है, अगर इसी को क्रेटर या बीवर कहते हैं, तो क्रेटर या बीवर जो होता है इसमें कभी कभी जल भर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बरसात के जल भर जाते हैं, क्योंकि ये नली जो होता है, नली में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैग्मा जम जाता है, यहाँ पर भी लावा मैग्मा क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जब जम करके ठंडा हो जाते हैं तो यहाँ पर जब पानी भर जाता है बरसात का जल, तो उसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्या बोलते हैं प्यार दोस्तों, क्रेटर लेक या क्रेटर झील कहा जाता है इसे, समझ गए। ये गतिविधियां होती हैं। आइए अब हम सब देखते हैं कि ज्वालामुखी के कारण क्या हैं, क्योंकि कारण भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन ज्वालामुखी का प्रमुख कारण नहीं है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए ज्वालामुखी के कारण को यदि हम लोग समझे, तो ज्वालामुखी के कारण में सबसे पहला आता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का ज्यादा होना। प्यारे साथियों, क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का ज्यादा होना, प्यारे दोस्तों, ये आपका पहला कारण हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का ज्यादा होना। दूसरा माना जाता है कि गैसों की उत्पत्ति। क्या होता है, गैसों की उत्पत्ति, आंतरिक भाग में गैसों की उत्पत्ति भी ज्वालामुखी का कारण बनता है प्यारे दोस्तों। और क्या माना जाता है, और भूकंप को माना जाता है। किसे मानते हैं, भूकंप को भी माना जाता है। भूकंप भी एक ज्वालामुखी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, भूकंप भी एक ज्वालामुखी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूभाग का कमजोर होना। क्या होता है, भूभाग का कमजोर होना, ये चार कारण आप देख रहे हैं। ज्वालामुखी के चार कारण की आप चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि ज्वालामुखी के चार कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण आप देख रहे हो यहाँ पर कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का ज्यादा होना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का ज्यादा होना। देखो, आप जानते हो कि 32 मीटर की गहराई पे आप जब जाओगे धरातल के अंदर, तो 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है। और जैसे जैसे आप धरातल के अंदर जाते हो तापमान में वृद्धि मिलता है, लेकिन ज्यादा अंदर जाओगे तो उस गति से वृद्धि नहीं मिलता जिस गति से प्रारंभ में तापमान में वृद्धि होता है। मतलब बढ़ता है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ता है, इस बात को याद रखना। तो ये जो तापमान होता है, जब अंदर जब जा रहे हो तो तापमान है पहली बात। दूसरी बात की धरातल के अंदर आप सियाल के बाद सीमा को भी जानते हो। सियाल जो आपका जो है सो सियाल सीमा,
सियाल जो है आपका वह सियाल सिलिका एल्युमिनियम जो आपका अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी है, उसके नीचे जाओगे 33 किलोमीटर के बाद जाओगे, 100 किलोमीटर के बाद जाओगे तो आपको मिलेगा वहां पर सीमा सिलिका मैग्नीशियम। मेंटल इसे कहते हो, तो मेंटल तो लिक्विड पार्ट में है ना, मेंटल किस रूप में है प्यारे दोस्तों, मेंटल जो है आपका, मेंटल तो लिक्विड पार्ट में है, वह तरल पदार्थ में है। तो मेंटल जो है आपका, मेंटल जो आप देखते हो, ये जैसे आप देखते हो यहाँ पर, ये जैसे आप देखते हो कि इस तरह की आकृति आपने देखा ही होगा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में इसका भी स्टडी किया जाता है। ये भी एक ग्राफ बनता है कि ये देखो, ये आपका हो गया भूपर्पटी, आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है, 33 किलोमीटर में यहाँ पर लिख दिया। और ये हो गया आपका जो है सो बाह्य कोर, क्या हो गया, बाह्य, सॉरी, ये हो गया आपका बाह्य मंडल, बाह्य मेंटल। और ये हो गया आपका आंतरिक, आंतरिक 2900 किलोमीटर में यहाँ पर लिख दिया, 2900 किलोमीटर। और ये हो गया तुम्हारा, देखो ये हो गया तुम्हारा केंद्र जो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर तुम्हारा बना दिया। ये तुम्हारा जो है सो आंतरिक कोर, ये तुम्हारा जो है सो आउटर कोर, हो गया इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर। तो ये देख रहे हो कि ये जो लिक्विड पार्ट में, ये पूरा लिक्विड पार्ट में है तुम्हारा। ये जो मेंटल जो देख रहे हो तुम्हें अपर मेंटल, अपर मेंटल तुम्हारा जो है ये पूरा लिक्विड पार्ट में है, हल्का सा जो है उसमें ठोस होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम पार्ट इसके लिक्विड पार्ट में है प्यार दोस्तों। तो लिक्विड पार्ट में होने के चलते ये जो भूपर्पटी का जो ऊपरी भाग है यह तैर रहा है मेंटल के ऊपर, क्या कर रहा है, यह तैर रहा है, इस बात को समझना। तो पृथ्वी के अंदर जब जा रहे हो तो तापमान भी बढ़ रहा है और जलीय भाग भी है, अर्थात तरल पदार्थ भी है। तो जब तरल पदार्थ पाया जाएगा धरातल के अंदर तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर तापमान होगा और जहां पर जल की मात्रा होगी, जहां पर तरल पदार्थ होंगी, तो वहां पर स्वाभाविक सी बात है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगा ही होगा। और यदि इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, तो वे जलवाष्प जो होते हैं प्यारे दोस्तों, वे जलवाष्प क्या करते हैं कि जलवाष्प जब जल से जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन या दबाव क्या होता है, उसका आयतन या दबाव जो होता है वह ज्यादा होता है, उसका आयतन या दबाव क्या होता है, ज्यादा होता है। धरातल के अंदर जो जल है यदि वे जलवाष्प बन जाएं तो जलवाष्प आप जानते हो कि जलवाष्प जब निकलता है, खाना बनाते हो, पानी गर्म करते हो कुकर के या अपने गैस के ऊपर, तो देखे हो ना, जब गैस के ऊपर पानी जब गर्म करते हो तो जो जलवाष्प बनता है वह बाहर जाकर के ऊपर जाकर के फैल जाता है चारों तरफ। तो उसी तरह से धरातल के अंदर जब जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन और दबाव दोनों ज्यादा हो जाता है और भूतल का कमजोर सपट पा करके जहां भी भूपर्पटी का, जहां भी भूपटल का कमजोर स्थान वह पाता है वहीं पर विस्फोट के साथ बाहर निकलता है और इससे सीधी ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है प्यारे साथियों। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का ज्यादा होना, क्योंकि ताप होने से चट्टानें भी मेल्ट हो जाती हैं, चट्टानें भी मेल्ट हो जाती हैं, वे भी लिक्विड पार्ट में बन जाती है प्यारे दोस्तों। अब देखो दूसरी बात है गैसों की उत्पत्ति। तो गैसों की उत्पत्ति क्या होती है कि धरातल के आंतरिक भाग में जब आप देखोगे तो धरातल के आंतरिक भागों में गैस की भी उत्पत्ति होती है। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, ये सब गैसें जो होती हैं, ये सब गैसें भी पाई जाती हैं धरातल के अंदर और जब विस्फोट होता है तो ये सब गैसें भी बाहर निकलती हैं प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से जो पृथ्वी, जो गैसों की उत्पत्ति, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैस भी बनती है बहुत बड़ी मात्रा में, और क्योंकि गैस बनती है तो ये भी जो है सो विस्फोट का कारण बनती है। दूसरी जो पॉइंट यदि हम देखें यहाँ पर तो आप जैसे देखते हो कि यहाँ पर देख रहे हो कि गैसों की उत्पत्ति, तो गैसों की उत्पत्ति जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि गैसों की उत्पत्ति होगा तो धरातल के अंदर से जब निकलता है, धरातल के अंदर से, तो गैसों की उत्पत्ति भी धरातल के अंदर से होती है। और गैस जब बनते हैं तो ये भी जो है सो एक क्या होता है, गैसों की उत्पत्ति मतलब जलवाष्प बनना। जलवाष्प बड़ी मात्रा में जब बनता है ये भी भूकंप का एक कारण बनता है, क्योंकि जब जलवाष्प बनेगा तो आयतन स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा होगा, उसका दबाव ज्यादा होगा, उसका दबाव ज्यादा होगा, तो जहां धरातल कमजोर पाई जाएगा वहां बाहर निकलने के लिए वो बेताब रहेगा, ये भी भूकंप का कारण बनता है।
समझ गए। दूसरा अब देखो सॉरी ज्वालामुखी का कारण बनता है धरातल गैसों के उत्पत्ति। धरातल के अंदर यदि जल वाष्प ज्यादा मात्रा में बनेगा तो उसका आयतन ज्यादा होता है, उसका दबाव ज्यादा होता है, और जब आयतन और दबाव जब ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह बाहर निकलने के लिए बेताब होगा। जहां कमजोर धरातल पाएगी वह बाहर निकल करके फट जाएगा, और फटेगा तो जो है सो वह ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर निकलेगा। तो यही ज्वालामुखी विस्फोट का एक कारण माना जाता है, गैसों की उत्पत्ति। तीसरा पॉइंट है भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है ज्वालामुखी उद्गार का, क्योंकि आप जानते हो कि धरातल में कंपन उत्पन्न होता है भूकंप के समय। भूकंप के समय धरातल में कंपन उत्पन्न होता है, और जब कंपन उत्पन्न होता है तो धरातल के अंदर जो भी गैसें हैं, जो भी मेल्ट हैं, जो बाहर निकलने के लिए बेताब हैं, जैसे ही कंपन होगा तो कंपन होने के बाद उनको बाहर निकलने के लिए उनको अवसर मिल जाता है, क्योंकि कमजोर स्थानों को खोजने में वे सहायक हो जाते हैं, और जहां कमजोर स्थान होता है वहां पर वे विस्फोट करके बाहर निकल जाते हैं। अक्सर कमजोर स्थान वहां पर पाया जाता है प्यारे दोस्तों कि जो महासागर मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र और समुद्र के बीच में, जैसे आप देख रहे हो कि ए, जैसे मान लो ए देखो आपका जो है सो ये आपका रसिया है ना, ये क्या है, यह रूस है आपका, और ये आपका प्रशांत महासागर है, और यहाँ से आपका जो है सो अमेरिका स्टार्ट होता है, और यह अमेरिका का भाग है प्यारे दोस्तों। क्या है, यह अमेरिका का भाग है। क्या है, भूलना नहीं, यह अमेरिका का भाग है। शॉर्ट में बना रहा हूं, ऐसे ही चीजों को समझना। यह अमेरिका है आपका जो है, ठीक है, क्या है, अमेरिका है। तो यह नॉर्थ अमेरिका है प्यारे दोस्तों। तो बीच में प्रशांत महासागर का क्षेत्र पड़ता है। तो तटीय भाग जो आप देख रहे हो, ये तटवर्ती भाग और महासागरों के बीच का जो भाग होता है, यहाँ से भी जल वगैरह अंदर चली जाती हैं, और यहाँ से भी जल वगैरह जब अंदर चली जाती हैं तो वे भी जाकर अंदर जलवाष्प बन जाती हैं। जलवाष्प जब बनती हैं तो उनका भी आयतन ज्यादा और दबाव ज्यादा हो जाता है। तो आयतन ज्यादा होने से ये क्या होता है कि जब भूकंप आता है, जब भूकंप आते हैं तो अंदरूनी भागों से इन्हीं दोनों के बीच में महासागर और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के बीच से निकलने में इन्हें सहायता मिलती है, क्योंकि यह कमजोर भाग होता है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसीलिए भूकंप और ज्वालामुखी यदि कहा जाए तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। कहीं पर यदि भूकंप आए, ज्वालामुखी उद्गार आए, तो आप कहाँ बताओगे, प्रशांत महासागर ये क्षेत्र में आते हैं, प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं प्यारे दोस्तों। समझ गए, ये आप बताओगे। अब देखो अगला जो कारण है कि भूभाग का कमजोर होना भी भूकंप का एक बहुत बड़ा कारण है। यदि भूभाग कमजोर नहीं होगा तो भूकंप आएगा ही क्यों? यदि भूभाग कमजोर नहीं होगा तो भूकंप आएगा ही क्यों? ये भी एक जो है भूकंप आने का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, रीजन माना जाता है। समझ गए। अब आप देख रहे हो भूकंप के कारण को, आपने देखा कि भूकंप के कारण कौन कौन सी हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि जब भूकंप आता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं, कौन कौन सी बाहर निकलती हैं प्यारे दोस्तों। जैसे मटेरियल्स इजेक्टेड बाय वोल्केनोस। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं, गैसें ऐसी हैं जो बाहर निकलती हैं प्यारे दोस्तों। तो आप देखोगे, इसे भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप याद कर लोगे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कौन कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने वाले पदार्थ और गैस, ठीक है ना, बाहर निकलने वाले पदार्थ और गैस कौन कौन से बाहर निकलते हैं। तो गैस में यदि देखोगे तो कहोगे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकलता है प्यारे दोस्तों। और क्या निकलता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड निकलता है, कार्बन डाई सल्फाइड भी बाहर निकलता है। और क्या निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाहर निकलता है प्यारे दोस्तों। अमोनिया क्लोराइड बाहर निकलता है,
अमोनिया क्लोराइड बाहर निकलता है। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो बाहर निकलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, ये सब तो गैसें बाहर निकलती हैं धरातल के अंदरूनी भाग से ज्वालामुखी विस्फोट के समय। अब तुमको बताने जा रहा हूं कि जो लावा होता है, लावा जब निकलता है तो लावा भी तो निकलता है ना, तो लावा का तापमान कितना होता है? लावा का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 600 डिग्री से लेकर सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है लावा का। समझ गए? जो लावा अंदर से निकलता है उसका 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, क्योंकि गर्म होता है, वह मेल्ट होता है और बाहर निकलने के बाद कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे तब जाकर के ठंडा होता है। प्यार दोस्तों, अब आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये तो हो गया, आप देखो ठोस पदार्थ भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ये तो ये तो हो गया कि तरल पदार्थ निकलते हैं। क्या होते हैं? गैस निकले, गैस निकलते हैं, तरल पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तरल पदार्थ निकलते हैं। जैसे लावा, तुमने देखा कि लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा भी निकलते हैं। तो लावा, मैग्मा इत्यादि निकलते हैं, तरल पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। ठोस पदार्थ भी निकलते हैं, ठोस पदार्थ भी निकलते हैं। प्यारे साथियों, ठोस पदार्थ में देखोगे कि जो 6 से 7 सेंटीमीटर से 6 से 7 सेंटीमीटर से 1 मीटर व्यास वाले, 1 मीटर व्यास वाले जो सील खंड होते हैं। क्या होते हैं? सील खंड होते हैं, निकलते हैं। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, 6 से 7 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर व्यास वाले जो सील खंड निकलते हैं, जो सील खंड निकलते हैं, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ज्वालामुखी बम। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बम कहा जाता है। 6 से जो ठोस पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय, जब ठोस पदार्थ निकलेंगे तो 6 से 7 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर व्यास वाले जो सील खंड होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसे ज्वालामुखी बम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बम उसे कहा जाता है। और जो मटर के दाने के निकलते हैं, और जो मटर के दाने के निकलते हैं, उसे कहा जाता है, क्योंकि ये भी बात को समझना कि मटर के दाने के भी निकलते हैं, उसे लैपिली कहते हैं। मटर के दाने के समान जो शील खंड निकलते हैं, जो सील खंड निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो लैपिली कहते हैं। प्यार दोस्तों, क्या बोलते हैं? लैपिली कहते हैं। तो 6 से 7 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर व्यास वाले जो सीलखंड निकलते हैं, पत्थर के टुकड़े अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आता है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी बम। और जो मटर के दाने के समान निकलते हैं, वैसे शिलखंड को कहते हैं लैपिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैपिली कहा जाता है। प्यार दोस्तों, तो आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को समझे ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित, ज्वालामुखी से संबंधित। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश किया हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले सेशन जब देखेंगे हम लोग, तो इसी में जो है अब हम लोग थोड़ा सा प्रकार की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। प्यार दोस्तों, ठीक ना? यदि ज्वालामुखी के प्रकार को देखा जाए, ज्वालामुखी प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी के वो जो प्रकार हम लोग देखने वाले, जो टाइप देखने वाले हैं, वह क्रियाशीलता के आधार पर देखने वाले हैं। किसके आधार पर देखने वाले हैं? क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार देखने वाले हैं। प्यार दोस्तों, तो आइए अब हम सब क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार को समझें और देखें। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं वे 3 प्रकार होती हैं। क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं क्रियाशीलता के आधार पर।
पहली जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। और जो दूसरा होता है, दूसरा जो ज्वालामुखी होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं हम लोग शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? ये ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। समझ गए? प्रसुप्त ज्वालामुखी को कहते हैं डोरमंट, डोरमंट वोल्केनो। क्या बोलते हैं? डोरमंट वोल्केनो। क्या बोलते हैं? डोरमंट वोल्केनो कहा जाता है। और ये देखिए, ये आपका जो है एक्सटेंट वोल्केनो होता है। क्या होते हैं? मतलब 2 चीजें हो गई आपकी। प्रसुप्त ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? डोरमंट वोल्केनोस, वोल्केनोस। और शांत ज्वालामुखी को कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, वोल्केनोस। ये आपके होते हैं इंग्लिश में उसे बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोस, एक्टिव वोल्केनोस। ये 3 प्रकार के वोल्केनो होते हैं क्रियाशीलता के आधार पर। पहला आप देखिए जागृत, दूसरा देखिए प्रसुप्त, और तीसरा आप देखिए शांत ज्वालामुखी। जागृत को एक्टिव वोल्केनोस, प्रसुप्त ज्वालामुखी को डोरमेंट वोल्केनोस एंड शांत ज्वालामुखी को एक्सटिंक्ट वोल्केनोस कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आइए हम सब एक एक करके चर्चा करते हैं कि किसे क्या कहा जाता है और क्या इनके प्रकार हैं। तो देखिए, जागृत ज्वालामुखी जो होता है, जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी जो होता है एक ऐसी ज्वालामुखी है जिससे हमेशा हमेशा लावा मैग्मा का उद्गार होता रहता है। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि हमेशा उद्गार होता रहता है। क्या होता रहता है? हमेशा हमेशा उद्गार होता रहता है। मतलब वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो हमेशा यदि होता रहेगा जिस ज्वालामुखी से, उसे कहते हैं जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो जागृत ज्वालामुखी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि मैं आपको बता दूं तो आपने नाम सुना होगा स्ट्रोम्बोली। क्या नाम सुने होंगे? स्ट्रोम्बोली आपने नाम सुना होगा एग्जाम्पल में। क्या नाम सुने होंगे? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली आपने नाम सुना होगा। स्ट्रोम्बोली क्या है? तो स्ट्रोम्बोली जो है यह इटली में, क्या है यह? आप देखे होंगे कि जो स्ट्रोम्बोली है यह सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित, सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित, कहां पर स्ट्रोम्बोली कहां है? तो सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप समूह के पास, लिपारी द्वीप समूह के पास जो है सो यह है, लिपारी द्वीप समूह पर स्थित है। कहां पर स्थित है? लिपारी द्वीप समूह पर स्थित है स्ट्रोम्बोली। समझ गए? स्ट्रोम्बोली जो है ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। किस ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है? स्ट्रोम्बोली जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक्टिव वोल्केनोस का एग्जाम्पल है। यहाँ से हमेशा उद्गार होते रहते हैं, हमेशा उद्गार यहाँ पर होता रहता है प्यारे दोस्तों। इसीलिए ये जो एक्टिव वोल्केनोस है, जो स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली का इटली का एटना भी है। क्या? इटली का एटना, इटली का एटना भी जो है सो सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और इसके साथ आप कह सकते हैं कि यूएसए का सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, ये सब जो ज्वालामुखी हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। हाँ, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिनमें हमेशा उद्गार होता रहता है। इसमें स्ट्रोम्बोली है जो सिसिली द्वीप समूह के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप पर स्थित है, और इटली का एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और यूएसए का सेंट हेलेना भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों।
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कहा जाता है, तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, दैट इज कॉल्ड स्ट्राम्बोली वोल्केनोस। स्ट्राम्बोली वोल्केनोस को क्या कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। समझ आ गया, क्या बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है, क्योंकि यह जो है प्रकाश हमेशा देता रहता है। क्या होता है, प्रकाश हमेशा देता रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। समझ गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो अब अगला है आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी कहते हैं जिन ज्वालामुखी में उद्गार के पश्चात एक ऐसा शांत काल आ गया है जिसमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं है। इसमें उद्गार के बाद, इरप्शन के बाद, उद्गार के बाद शांत काल आ जाता है। क्या जाता है, शांत काल आ जाता है, जिनमें उद्गार की कोई संभावना नहीं रहती है, लेकिन अचानक ही इसमें उद्गार कभी भी हो सकता है, लेकिन कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, कभी भी उद्गार इसमें हो सकता है। समझ गए, हो सकता है। उद्गार के बाद शांत काल आ जाता है, शांत काल आ जाता है, और कभी भी उद्गार इसमें हो सकता है। समझ गया, उसे बोलते हैं डोरमंट वोल्केनोस या प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी उसे कहा जाता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है इटली का विसुवियस। क्या आता है, इटली का विसुवियस, विसुवियस आता है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी जो है यह आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। चाहे जापान का फ्यूजियामा, क्या बोल सकते हो आप, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा जो है, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है यह भी जो है सो आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, फ्यूजियामा। और आप कह सकते हो इंडोनेशिया का क्राकाताओ, ठीक ना, इंडोनेशिया का क्राकाताओ, क्राकाताओ, ये सब ज्वालामुखी जो हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी मतलब डोरमंट वोल्केनोस में क्या किसे कहते हैं, इनमें उद्गार के बाद शांत काल आ जाता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार हुआ हो, इरप्शन हुआ हो, विस्फोट हुआ हो, उसके बाद शांत काल आ गया हो, जिसमें अब तो कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार उसमें हो सकता है अचानक। तो इसमें इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा और इंडोनेशिया का क्राकाताओ इसका एग्जाम्पल आता है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस किसे कहते हैं। ये ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें अब तक कोई भी उद्गार की संभावना इसमें है ही नहीं है। क्या है, उद्गार की संभावना नहीं है। साफ शब्दों में लिख दें कि उद्गार की संभावना, उद्गार की संभावना नहीं है इसमें। समझ आ गया, मतलब इनके जो क्रेटर होते हैं, इनके जो क्रेटर होते हैं उसमें क्या हो जाता है, जल भर जाता है। क्या हो जाता है, जल भर जाता है। क्रेटर में इनके क्या हो जाता है, इनके क्रेटर में जल भर जाता है प्यारे साथियों। तो जल भरने के चलते ही बिल्कुल शांत काल हो जाता है, इसमें नहीं होता। जैसे आप देखेंगे कि म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या ईरान का कोह सुल्तान, या ईरान का कोह सुल्तान, कोह सुल्तान आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। म्यांमार का पोपा या ईरान का कोह सुल्तान या देवमंद, या कोह सुल्तान या देवमंद, देवमंद कह सकते हैं आप, देवमंद एक इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपके शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं, एक्सटेंट ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं, जिनमें अब तक कोई उद्गार की संभावना नहीं है। इनके क्रेटर या मुख पर क्या होता है कि जल भर जाता है, इसलिए शांत काल में बिल्कुल है, यहाँ पर उद्गार की संभावना नहीं है प्यारे दोस्तों।
भारत में भी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल आता है। आप लोगों ने नारकोडम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे नारकोडम एवं बैरम द्वीप है, नारकोडम एवं बैरम द्वीप है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल माने जाते हैं। समझ गए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जहां पर एक भी वहां पर एक भी वोल्केनो इरप्शन नहीं हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, एक भी ज्वालामुखी वहां पर नहीं पाया जाता है प्यारे साथियों। समझ गए। अब यदि बात किया जाए तो शांत ज्वालामुखी का कुछ और एग्जाम्पल दिया जाए, जिसमें म्यांमार का पूपा आपने देखा, ईरान का कोह सुल्तान या देवमंद आपने देखा, तो दक्षिण अमेरिका का साउथ अमेरिका का चिम्बराजो, साउथ अमेरिका का चिम्बराजो भी है जो वह शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। अफ्रीका का किलीमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, यह सब किसके एग्जाम्पल हैं? शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं प्यारे दोस्तों। समझ गए। ये होते हैं एग्जाम्पल आपके। तो ये प्रकार हैं आपके ज्वालामुखी के। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यदि पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज यदि आपसे पूछा जाएगा तो एक्टिव वोल्केनोज में आप क्या बताओगे? तो आप सीधे बता दोगे कि इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी है ना। कहाँ का? इक्वेडोर का कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, प्यारे दोस्तों। इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी है इक्वेडोर का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। समझ आ गया। इसे चमकती चोटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? माउंट कोटोपैक्सी को चमकती चोटी कहा जाता है, शाइनिंग पिक कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? शाइनिंग पिक कहा जाता है ना। इक्वेडोर की कोटोपैक्सी को जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। समझ गए। अब देखिए ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो इसमें 2-3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं प्यारे दोस्तों। एक तो बाहरी क्रियाएं होती हैं जो बाहर में गैसों का बवंडर हो जाता है, बादल बन जाता है। क्या हो जाता है? बादल बन जाता है। ये सब आपने देखा। और उसके बाद चट्टाने भी निकलती हैं, शिलखंड भी निकलते हैं। तो शिलखंड भी मैंने आपको बताया कि यदि 6 से 7 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर व्यास तक का विस्फोट यदि शिलखंड होगा बाहर तो उसे कहा जाता है ज्वालामुखी बम कहा जाता है, ज्वालामुखी बम कहते हैं। और यदि मटर के दाने के समान यदि शिलखंड बाहर आता है उसे लैपीली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसे लैपीली कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं? उसे लैपीली कहा जाता है। आप इसे भूलेंगे नहीं और इसे बहुत ही याद करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इन सब पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। समझ गए। आइए अब हम सब बात करते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो विस्फोट के समय क्या होता है कि जब विस्फोट हो गया तो एक आंतरिक भाग में भी आकृतियां बनती हैं, आंतरिक भाग में भी कुछ आकृतियां बनती हैं। अब उन आकृतियों को हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी की ज्वालामुखी उद्गार के समय आंतरिक भाग में कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। तो आंतरिक स्थलाकृति हम लोग देखेंगे। आंतरिक स्थलाकृति अब हम लोग देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों। इसे कहा जाता है ना। तो कहते हैं इंटरशिप टोपोग्राफी। समझ गए। आंतरिक स्थलाकृति कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझते हैं। ये देखिए आपका जो है ग्राफ एक मैंने बनाया, एक ग्राफ मैं आपको यहाँ पर बना दिया। समझ गए। ये आपका जो है सो ग्राफ हो गया। ये भी आंतरिक भाग को दिखाया जा रहा है, ऊपर नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ऊपर को आप देख लिए कि ऊपर पर्वत के ऊपर क्या हो गया कि बादल बन जाता है ना। शिलखंड निकलते हैं, गैस निकलते हैं,
समझ गए, लावा मैग्मा जम जाते हैं बाहर आकर के, है ना, पर्वतों का निर्माण हो जाता है, आपने देखा। लेकिन अब आप वो बाहर नहीं, अब अंदरूनी भाग में ही कौन कौन सी चीजें बनती हैं उस चीजों का आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि क्या होता है कि आंतरिक भाग में जो है सबसे पहले आता है जो है सो क्या आता है, तो सबसे पहले आता है प्यार दोस्तों बैथोलिथ। क्या आता है, बैथोलिथ की आकृति बनती है, इसे कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ कहा जाता है प्यार दोस्तों। तो देखिए यह सबसे बड़ा जो बैथोलिथ है, यह बैथोलिथ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। जैसे देखिए ये आपका जो है सो सरफेस हो गया, क्या हो गया, चलिए मैं एक बना देता हूं, ये सरफेस हो गया आपका, क्या हो गया, ये सरफेस हो गया आपका। सरफेस का मतलब ये ज्वालामुखी हो गया आपका, जो आकृति हो गई, यह सरफेस हो गया आपका। यह आपका जो है सो धरातल है, क्या है, यह आपका धरातल हो गया, समझ गए। और ये आपका हो गया धरातल, और यहाँ पे हो गया आपका जो है सो पर्वत। ये क्या हो गया, यह पर्वत है, और यहाँ से जो है सो एक आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ये ज्वालामुखी उद्गार बाहर स्थल के ऊपर हो रहा है प्यार दोस्तों, क्या हो गया, ये ऊपर में ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर में आप ज्वालामुखी उद्गार देखने पा रहे हो, समझ गए। धरातल के ऊपर आप एक देख रहे हो कि ये ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आप तो समझिए ऊपर विस्फोट होगा तो कौन कौन सी चीजें होंगी। लेकिन देख रहे हो अब ये ऊपर गया, लेकिन तो ऊपर में आपने देखा, लेकिन आंतरिक भाग में भी कौन कौन सी आकृतियां बनती है, अब उस चीजों को ही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैथोलिथ कौन कौन सी आकृतियां बनती है। तो एक आकृति बनती है प्यारे साथियों, इस आकार की आकृति बनती है, जैसे ऐसे आकृति बन जाता है, ऐसे आकृति बन जाता है विस्फोट के बाद, ऐसी आकृति बन जाती है। और कुछ आकृति ऐसे बन जाती है, जैसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह की आकृति बन जाती है, ऐसे, समझ गए, इस तरह की आकृति बन जाती है। और कैसी आकृति बनती है, तो एकाठी आकृति और देखा जाए, एकाठी आकृति बनती है प्यार दोस्तों, इस तरह की आकृति बन जाती है, ऐसे, इस तरह की आकृति भी बन जाती है, समझ गए, ऐसी आकृति बन जाना। या फिर कुछ आकृतियां ऐसी बनती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कि ऐसे ऐसे करके इस तरह से आकृतियां बनती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, समझ गए। और कैसी आकृति बनती है, तो इस तरह की भी आकृति और बनती है प्यार दोस्तों। जैसे देखिए ये आकृति हो गया एक आपका, ऐसी आकृति भी बनती है आंतरिक भाग में, समझ गए, ऐसी आकृति भी आंतरिक भाग में बन जाता है। और कुछ आकृतियां ऐसी भी बनती हैं, ऐसी भी बनती हैं कुछ आकृतियां, और कुछ आकृतियां जो है प्यार दोस्तों सीधे ऐसी बन जाती हैं, समझ गए। तो इनका अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम से जाना जाता है और किनको क्या कहा जाता है, अब इसी के बाद में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट था बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, तो यह सबसे बड़ा अग्निय चट्टानी पिंड होता है। बैथोलिथ क्या है, तो बैथोलिथ जो है सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड है। सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड जो है प्यार दोस्तों, सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड जो है वह बैथोलिथ होता है। सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड बैथोलिथ है। ये जितना भी आप ये आकृति देख रहे हो, ये जितना भी पार्ट आप ये सब देख रहे हो, ये सब पार्ट्स आपका क्या है, ये सब सारे पार्ट जो हैं आपके, ये सब सारे पार्ट जो क्या हैं, ये सब सारे पार्ट क्या है प्यार दोस्तों, ये सब सारे पार्ट जो हैं बैथोलिथ हैं, जो अग्नेय चट्टान है, क्या है, सबसे बड़ा अग्नेय चट्टान पिंड किसे कहते हैं। तो ये सब अग्नेय जो चट्टान की जो पिंड है, देखो ये सब जो पिंड है अग्नेय चट्टानों की, ये सब अग्नेय चट्टानों की पिंड जो तुम देख रहे हो, ये सब अग्नेय चट्टानों की जो पिंड है, इसे कहा जाता है बैथोलिथ। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। जो सबसे बड़ा भाग तुमको दिख रहा है, ये सब बैथोलिथ है प्यार दोस्तों, क्या है, ये सब बैथोलिथ है, समझ गए, बैथोलिथ इसे कहा जाता है। अब आओ हम बात करते हैं कि बैथोलिथ के बाद जो है अगला आता है आपका स्टॉक। क्या आता है, स्टॉक। तो स्टॉक जो है सो क्या है, इसे कहते हैं प्यार दोस्तों स्टॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो छोटे आकार की बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। छोटे आकार की बैथोलिथ को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं, देखो स्टॉक हो गया है ना, स्टॉक हो गया। स्टॉक किसे कहते हैं, तो छोटे आकार की बैथोलिथ को, छोटे आकार की बैथोलिथ को ही क्या कहते हैं,
स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक की आकृति इस तरह की होती है कि जब विस्फोट जब हुआ तो अंदर में ही विस्फोट जब हुआ तो अंदर में ही लावा वगैरह क्या होते हैं, जम जाते हैं, बाहर धरातल पर आने नहीं पाते हैं। प्यारे दोस्तों, अंदर में ही वे धरातल कमजोर हुई, ऊपर में मजबूत हो गया चट्टाने, तो बाहर न निकल करके अंदर ही जा करके इस तरह से फूल जाती हैं। इसको बोलते हैं स्टॉक या छोटे आकार की बैथोलिथ इन्हें कहा जाता है। अगला जो है आपका उसे बोलते हैं लोकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोलिथ बोलते हैं। प्यार दोस्तों, क्या बोलते हैं? लोकोलिथ। ये है आपका लोकोलिथ। क्या है दोस्तों? लोकोलिथ है आपका यह। तो लोकोलिथ किसे कहा जाता है? तो लोकोलिथ में आप देखोगे कि जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर की ओर उठाता है, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर की ओर उठाता है तो गुंबदाकार रूप में जम जाता है। मतलब जब मैग्मा जो होते हैं प्यारे दोस्तों, तो मैग्मा जब होते हैं, मैग्मा जैसे कि देखो ये तो लावा मैग्मा ही है ना भाई। मैग्मा जब ऊपर की ओर जब गया तो एक इस आकार में जम जाता है। क्या होता है? इस आकार में। ये जो परत है ये वाला धरातल का, इस परत को जोर से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उठाने तो नहीं पाता, लेकिन उसी में एक आकृति बना लेता है। मैग्मा धरातल के अंदर की जो परत है इसको ऊपर की ओर धक्का देता है, उठाने का प्रयास करता है और अंदरूनी भाग में ही इस तरह की आकृति में वह जम जाता है। तब इसको कहते हैं लोकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोलिथ कहा जाता है प्यार दोस्तों। तो लोकोलिथ को भी आपने देखा। अब आप देखने वाले हो कि लैपोलिथ किसे कहते हैं? लैपोलिथ। ये जो है आपका, यह है आपका लैपोलिथ। लैपोलिथ बोलते हैं इसे, लैपोलिथ। लैपोलिथ किसे कहते हैं? जब मैग्मा जब परत को ऊपर से उठाने का प्रयास करता है तो तस्तरी की आकार में जम जाता है। तो तस्तरी नुमी आकृति में जब मैग्मा जम जाता है तब इसको बोलते हैं लैपोलिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैपोलिथ कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं? लैपोलिथ कहा जाता है कि जब तस्तरी नुमा आकृति में जब मैग्मा जम जाता है इसी को बोलते हैं लैपोलिथ। क्या बोलते हैं? लैपोलिथ। और इस तरह की आकृति बन जाती है। समझ गए? अगला जो है आपका लैपोलिथ के बाद वो है सील है प्यारे दोस्तों। क्या है? सील कहते हैं। क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सील है आपका। यह क्या है? सील है। तो सील किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? सील यदि देखा जाए तो जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैल कर जम जाता है, जब मैग्मा धरातल, जब मैग्मा जो है, जो आपका जो मैग्मा होती है, या जब धरातल के अंदर में क्या होता है, जब धरातल के समानांतर आकृति में जम जाता है तब उसी को कहते हैं सील। सील किसे कहते हैं? कि जब मैग्मा धरातल के समानांतर भाग में जम जाता है तब उसको क्या कहते हैं? सील के नाम से जाना जाता है प्यार दोस्तों। क्या बोलते हैं? सील के नाम से जानते हैं। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जम जाता है तब इसी को सील कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सील कहा जाता है। समझ गए? सील। देख समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? सील है। समानांतर, जब धरातल के समानांतर आकृति में जब यह जम जाता है तब इसी को जो है सील कहा जाता है। या इसकी आकृति यदि और बेस्ट बनाना चाहो तो और बेस्ट बना सकते हो। जैसे इस आकृति का तुम बना सकते हो। जैसे देखो इस आकृति का तुम बना सकते हो। समझ गए? देखो इस तरह से ए आकृति बना लो। ए आकृति धरातल के समानांतर हो गया ना। यह धरातल जिस तरह से धरातल समानांतर, धरातल के समानांतर जम गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऐसी आकृति को सील कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी आकृति को हम लोग सील कहा जाता है प्यार दोस्तों। अगला होता है सीट। क्या बोलते हैं? अगला बोलते हैं शीट। सीट बोलते हैं। सीट किसे कहते हैं प्यार दोस्तों? तो सीट की जो आकृति होती है, ये देखो जो आपका सीट की आकृति है, इसको मैं और ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो आकृति यदि इस तरह की आकृति बनती है इसको बोलते हैं सीट बोलते हैं। और इस तरह की आकृति जो बन जाती है इसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। तो सीट किसे कहते हैं प्यार दोस्तों? तो सीट किसे कहते हैं? तो सीट जो होता है या फिर जो सील होता है, जो सीट होता है, वह एक जो है आकृति में यह भी जो है जम जाता है। यह भी इसी की तरह की आकृति होती है। लेकिन जो डाई क्या होता है, डाई के बारे में यदि बात किया जाए तो डाइक जो होता है
एक लहरदार आकृति का बन जाता है। क्या हो जाता है? लहरदार आकृति का बन जाता है। ए तो आपका हो गया सिल, समझ गए? क्या हो गया? सिल। और ये हो गया सीट, समझ गए? सिल और सीट। अब देखो क्या होता है, एक आकृति मैंने यहां पर नहीं बनाया, एक आकृति यहां पर इस तरह की भी बनता है। इस तरह का आकृति एक बनता है प्यार दोस्तों कि जब मैग्मा जो है लहरदार आकृति में जम जाए, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जम जाता है, इसी को फैकोलिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ, फैकोलिथ कहते हैं इसे। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जम जाता है धरातल के अंदरूनी भाग में, इसको फैकोलिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ कहा जाता है प्यार दोस्तों। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ कहा जाता है, समझ गए? फैकोलिथ कहा जाता है। इस बात को मत भूलना और याद कर लेना, समझ गए? अब देखो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा ये हो गया, ये सील हो गया, ठीक है? क्या हो गया? सील हो गया ना। ये तो आपका सील है। अब एक होता है सीट। क्या होता है? एक सीट भी होता है। तो सीट भी मैंने आपको बताया था कि सीट क्या होता है। ये देखो एक होता है तुम्हारा सीट आकृति का बनता है, इसे बोलते हैं सीट। तो सीट भी एक सील का ही प्रकार है। सीट जो है वह सील का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे झारखंड वगैरह में यह दिखाई पड़ता है, मध्य प्रदेश में, कि 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को ही सीट कहा जाता है प्यार दोस्तों। और सील किसे कहते हैं? तो जो धरातल के समानांतर भाग में जब मैग्मा जम जाती है तब उसको सील कहा जाता है ना? फैकोलिथ किसे कहते हैं? तो लहरदार आकृति में जब मैग्मा जम जाती है धरातल के अंदर, इसे फैकोलिथ कहा जाता है। और डाई किसे कहा जाता है? तो डाई यदि पूछा जाएगा तो मैग्मा जो है सो किसी लंबवत दरार में जब जम जाता है, जब मैग्मा धरातल के अंदरूनी भाग में लंबवत दरार के रूप में जब जम जाता है तब इसको कहते हैं डाइक, समझ गए? लंबवत दरार में जब जमता है तब इसी को डाइक कहा जाता है। तो ये आपने फिगर देखा, स्टॉक है ना, लोकोलिथ है ना, लैकोलिथ है ना, जो तस्तरी नुमा, समझ गए? ये तो आपका हो गया कैसा? आपका छतरी के नुमा हो गया लोकोलिथ। क्या हो गया? लोकोलिथ आपका जो है सो यह जोर से मैग्मा धक्का दिया और ऊपर में आकृति बन गई, लोकोलिथ हो गया। स्टॉक क्या हो गया? तो बैथोलिथ का ही एक छोटा सा आकार स्टॉक होता है। लैकोलिथ क्या है? तो तस्तरी नुमा जम जाता है मैग्मा। और सील क्या होता है? तो सील होता है आपका धरातल के समानांतर भाग में जब मैग्मा जम जाती है तो इसे सील कहते हैं। सीट किसे कहते हैं? तो 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को ही सीट कहा जाता है। फैकोलिथ किसे कहते हैं? तो लहरदार आकृति में जब मैग्मा जमता है इसे फैकोलिथ कहते हैं। डाई किसे कहते हैं? तो डाई जो है जब एक भ्रंश के रूप में, मतलब एक लंबवत दरार के रूप में जब जम जाता है मैग्मा, तो इसे डाइक के नाम से कहा जाता है प्यार दोस्तों। तो आप इसे जरूर बना लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिएगा प्यार दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।